नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज 1 फरवरी 2024 है और आज के दिन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। तो आज का विषय है अंतरिम बजट है 2024-25 की। इसकी मुख्य बातें क्या क्या रही हैं और किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक सरकार की योजनाएं हैं 2024-25 के लिए तो बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। मित्रों, आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ आज संसद में 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट की मुख्य बातें क्या क्या रहीं, इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके जो पहला भाग है वो है सामाजिक न्याय। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से भारत की जो मौजूदा सरकार है ये सामाजिक न्याय पर बहुत अधिक ध्यान दिया है और इस सामाजिक न्याय को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है। एक है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। सरकार के द्वारा इस बजट में कौन कौन से नए प्रावधान लाए गए हैं इस पर हम लोग देखते हैं। पहला है कि गरीब कल्याण देश का कल्याण। ये गरीब जो पहला हमारा भाग है इस पर पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद किया गया है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों से 34 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हुआ है। इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत भी हुई है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता प्रदान किया गया है, जिसमें से 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण दिया गया है। पहली दूसरी बार तो दिया है, तीसरी बार तक दिया जा चुका है। पीएम जनमन योजना के तहत गरीब आदिवासी समूहों को विकास पर काफ़ी जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये बिल्कुल नई योजना है के तहत 18 व्यवसाय से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद की व्यवस्था की गई है। दूसरा है अन्नदाता। तो अन्नदाता पर कल्याण क्या क्या इसमें किया गया है तो देखा जाए, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल योजना के तहत 4 करोड़ किसानो61 को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है, जिसमें से 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत अच्छी कहा जाएगा किसानों के लिए। तो यह किसानों के लिए बहुत ही राहत देने वाली खबर है। नारी शक्ति, नारी शिक्षा पर जोर। तो 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा है। स्टेप पाठ्यक्रमों में छात्राओं तथा महिलाओं को 43% नामांकन हुआ, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। ये बहुत ही इसको बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है। महिलाओं के नाम पे ही दिया गया है, उनको हस्तगत कराया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण। कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य को जल्द ही हासिल किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकान का भी लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। इस तरह की सरकार की योजना है। छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली। छत पर सौर बिजली लगाने से 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हर एक परिवार को सालाना 15 से 18 हज़ार रुपये की बचत का भी इसमें अनुमान है। आयुष्मान भारत बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षा के सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा।
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसर सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिकरण योजना से 2.4 लाख स्वयं सहायता समूहों और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिली है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार, 50 वर्षीय ब्याज ऋण मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कोष स्थापित किया जाएगा। इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनः वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने तथा आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। बुनियादी ढांचा के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रेलवे, लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर बनाने तथा लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम की पहचान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आने वाले लगभग 10-20 सालों का एक योजना कहा जा सकता है, जो कि भारतीय रेल को एक नई रूप देगा, एक नया स्वरूप प्रदान करेगा। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा और अधिक यातायात वाले गलियारे, ये 3 गलियारों में इसको बांटा गया है। एक हो गया कि ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का एक अलग गलियारा होगा, जिससे केवल इन्हीं क्षेत्रों के लिए माल की ढुलाई हो सकेगी। पत्तन संपर्कता मतलब कि जो बंदरगाहों से संपर्क वाला जो एक गलियारा होगा, जो कि बिल्कुल उसी के लिए अलग होगा। और तीसरा वैसा गलियारा होगा जहाँ बहुत अधिक मात्रा में यातायात के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि भारत के जो बड़े शहर हैं उनकी जो संपर्कता है छोटे शहरों से, उसको और अधिक बढ़ाया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सुकून देने वाली खबर है आम यात्रियों के लिए, आम लोगों के लिए। विमानन क्षेत्र, देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दुगनी। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमान के ऑर्डर दिए हैं। तो आने वाले क्षेत्र में भारत का जो विमानन क्षेत्र है ये और अधिक सुलभ होगा और कंपटीशन के जब और अधिक जब बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो लोगों के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी और उनका किराया भी कम होगा, जो कि एक आम आदमी भी इसकी सेवा ले सकते हैं। हरित ऊर्जा, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और घरेलू प्रयोजनों के लिए पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधितात्मक मिश्रण के अनिवार्य किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को संपूर्ण विकास शुरू करने तथा उनके वैश्विक पैमानों पर ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। निवेश, 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई की जो अंतः प्रवाह है वो 596 अरब डॉलर रहा, जो कि 2005 से 14 के दौरान एफडीआई
के अंतर प्रवाह के दुगना है, मतलब 2 टाइम्स हो गया है। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों पर जुड़े सुधार के 50 वर्ष के ब्याज मुक्त के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। संशोधित जो अनुमान है 2023-24 का उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय जो है संशोधित अनुमान है वो 44.90 लाख करोड़ रुपए का है। 30.03 लाख करोड़ के राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है, जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत विकास दर तथा इसके औपचारिकरण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान 5.8% है। इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, यह हमेशा पूछे जाते हैं। बजट अनुमान, तो बजट अनुमान 2024-25 के लिए है उधारी से इतर कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपया तथा 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियां जो है वो 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटी के लिए सकल एवं शुद्ध बाजारी उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जो दूसरा हमारा भाग है भाग ख के अंतर्गत हम लोगों ने देखा यहाँ से ये सारा क्षेत्र जो था वो सामाजिक न्याय से संबंधित था। अब हमारा जो दूसरा भाग है वो प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर वित्त मंत्री प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा है, अर्थात कुछ जो प्रत्यक्ष कर का जो पहले से जो स्वरूप था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पहले ही की तरह इस साल भी रहेगा। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रहण तिगुना और रिटर्न दाखिल करने वाले की संख्या 2.4% गुना बढ़ गया है, पहले की अपेक्षा 2.4% गुना अधिक बढ़ गया है। सरकार करदाता सेवाओं पर सुधार लाने के भी अपना प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2009-10 की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपये की बकाया प्रत्यक्ष कर की मांग को वापस लाया जाएगा। वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर के 2014-15 तक 10,000 रुपये तक के बकाया प्रत्यक्ष कर की मांग को वापस लाया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा कि पेंशन फंड के द्वारा निवेश किए गए स्टार्टअप के लिए लाभ जो है वो 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है। IFSC इकाई की कुछ आय पर रियायत को 1 साल बढ़ा करके 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया है। इसी तरह अप्रत्यक्ष जो कर है वो वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों तथा आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी ने पूरे देश को बिखरी हुई अप्रत्यक्ष जो प्रणाली है उसको बिल्कुल एकीकृत कर दिया है। इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दुगना हो करके 1.66 लाख करोड़ रुपये हुआ। जीएसटी का जो आधार वो दुगना हुआ है। राज्यों को राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात जीएसटी से पहले की अवधि
12-13 से 15-16 के 0.72% बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि के दौरान यह 1.22 हो गया है। उद्योग जगत में 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में काफ़ी सकारात्मक रही है। जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला भी युक्तिसंगत बना हुआ है। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है। लॉजिस्टिक लागत और करों की कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को काफ़ी लाभ पहुंचा है। पिछले वर्षों के दौरान व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। वित्त वर्ष 13-14 में जहां 2.2 लाख तक की आय मुक्त होती थी, अब 7 लाख तक की पर कोई देनदारी नहीं होती है। खुदरा व्यवसायों को अनुमानित कराधान के लिए कारोबार की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। पेशेवरों के लिए अनुमानित जो कराधान की सीमा है वह 50 लाख से बढ़ाकर के 75 लाख किया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कारपोरेट जो आयकर दर 30% से घटाकर के 22% किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर को 25% रखा गया है। करदाता सेवाओं की उपलब्धि। कर रिटर्न प्रोसेस के लिए औसत जो समय सीमा 2013-14 में 93 दिन को घटा करके 10 दिन रह गई है। बेहतर दक्षता के लिए चेहरा रहित आकलन एवं अपील की सुविधा की गई है। रिटर्न दाखिल करने के काम को सरल बनाने के लिए 26 AS फॉर्म को पहले से भरे गए रिटर्न फॉर्म के विवरण के साथ इनकम टैक्स दाखिल करने को अद्यतन किया गया है। सीमा शुल्क सुधारों से आयातित माल छोड़ने पे के समय में भी कमी आई है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में यह 47% से घट करके 71 घंटे रह गया है। एयर कार्गो परिसरों में 28% से घट करके 44 घंटे रह गया है। समुद्री बंदरगाह पर 27% घट करके 85 घंटे रह गया है। अर्थव्यवस्था तब और अब की एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश किया गया है कि वर्ष 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली की पटरी पर लाने की जिम्मेवारी थी। तब समय की ज़रूरत थी कि निवेश को आकर्षित करना था, बहुप्रतीक्षित सुधारों को समर्थन जुटाना था, लोगों को उम्मीद जगाना था लोगों में। सरकार राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना के साथ सफल रही है और अब यह देखने का उचित समय है कि 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। वित्त मंत्री ने सरकार के इस कथन को सदन पर के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। तो ये था अंतरिम बजट 2024-25 की प्रमुख बातें। एक और वीडियो इस संबंध में बजट के संबंध में, बजट एट ए ग्लांस, बजट की एक दृष्टि में एक वीडियो होगा जो कि आपको अन्य जो टेक्निकल जो इस बजट से में जो टर्म हैं, जो चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।